हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट पेपर जो नवंबर 2022 के लिए सीए फाइनल लॉ के पेपर नंबर 4 के लिए एप्लीकेबल है। इकोनॉमिक लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आज डिस्क्रिप्टिव हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले देखिए कंपनी से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आईबीसी से रिलेटेड है। कहता आप एक पब्लिक कंपनी है, आपने एक लोन 1 करोड़ का दिया है, इस प्राइवेट कंपनी को दिया है। हुज ऑफिस वॉज फंक्शनिंग इन अ रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू मिस्टर एम। आपने लोन दिया कंपनी को और कंपनी कहां से फंक्शन कर रही है, एक हाउस प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी है अपने ही एमडी की। लेंडिंग कंपनी क्या करना चाहती है, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेना चाहती है। क्यों लेना चाहती है? क्योंकि मिस्टर एम का वो एसेट इसलिए ले लेना चाहती है क्योंकि कंपनी ने उसका लोन देने में क्या किया होगा, डिफॉल्ट। तो प्रश्न क्या आप ऐसा कर सकते हैं? देखिए आईबीसी में हम सेक्शन 36 में बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं, लिक्विडेशन स्टेट से रिलेटेड पढ़ते हैं कि आप ले सकते हैं कॉर्पोरेट डेट का, लेकिन वहां एक्सेप्शन में पढ़ते हैं किसी थर्ड पार्टी का। देखिए आप एसेट टेक ओवर नहीं कर सकते हैं, कंपनी और उसका एमडी दो अलग आदमी होते हैं, इसलिए आप उसका एसेट नहीं ले पाएंगे। राइट, कैन नॉट अटैच। अगला क्वेश्चन फेमा के ऊपर है। मिस मिलप भारत में रही है फॉर 180 डेज। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा लिखा 180 डेज, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होती है, मोर देन 182 डेज। सॉरी 180 बोल दिया मैंने, 182 डेज लिखा है और हमारी कंडीशन क्या होती है, मोर देन 182 डेज, या सिंपली रिवर्स ले लीजिए 183 डेज के लिए। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात है तो हम जानते हैं 20-21 का स्टेटस किसके ऊपर बेस्ड करेगा, 19-20 के ऊपर। तो अब आपसे पूछा यह गया है कि अंडर सेक्शन 2B जहां पीआरआई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि 20-21 का स्टेटस बताइए, तो सीधा सीधा ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या निकल आएगा कि भाई आप क्या है, PROI है, दैट मीन्स पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। आगे भी जब आप पढ़ते हैं तो देखिए लिखा है कि वो माना यूके चली गई है 1 अप्रैल को एंड रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 जुलाई ऑन एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया फॉर ईयर। मतलब वहां जाके फिर वापस इंडिया में आ गई है फॉर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वो सारी कंडीशंस ऑब्वियसली आपको पता होंगी, डज नॉट इंक्लूड वाली कि भाई साहब कि कोई भारतीय बाहर जा रहा है तो ये 182 वाली कंडीशन नहीं लगेगी। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, या इंटेंशन है अनसर्टेन पीरियड के लिए बाहर रहने के लिए, या कोई बाहर का भारत में आ रहा है लेकिन इन 3 कार्यों के लिए अगर नहीं आ रहा है, राइट। तो यहां पे भी सीधा सीधा जो है सेकेंड पार्ट में भी अगर आप देखते हैं, क्योंकि आप कुछ दिन के लिए इंडिया में आए हैं, उसके बाद आप फिर से राइट कि माना आप इंडिया में आए हो, कौन से साल में आए हो, रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 जुलाई 21 लिखा है, राइट। हमें स्टेटस कौन से साल का पूछा गया, अगला 21-22। तो 21-22 से पहले हम किसका स्टेटस देखेंगे, 20-21 का, राइट। तो आप 20-21 का देखते हो तो वो पहले ही 1 अप्रैल 2020 को ही हिंदुस्तान के बाहर चले गए हैं, तो बहुत ही कम दिन इंडिया में रहे हैं, तो 182 वाला कंडीशन यहां पे भी नहीं लग रहा है। तो आंसर ऑब्वियसली क्या हो गया, PROI। नेक्स्ट क्वेश्चन फेमा के ऊपर ही है। आप एक पब्लिक कंपनी है, आपने ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ली है 50 लाख USD की फ्रॉम अ फॉरेन लैंडर। अब म्यूचुअल कंसेंट के साथ आप इसे इक्विटी शेयर्स में फुली कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो करवा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप इसे कन्वर्ट करें एट पार वैल्यू, नॉट एट फेयर वैल्यू। तो हम क्लियरली पढ़ते हैं कि भैया आपको करना होता है इसे फेयर वैल्यू के ऊपर ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पार वैल्यू के ऊपर नहीं कर सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये आ गया। सेकंड आपसे ये भी पूछा गया है, एक तो ये पूछ लिया वैल्यूएशन से रिलेटेड, देन आपसे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पूछी गई है। रिपोर्टिंग आपको RBI को करनी होती है और फॉर्म इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं FCGPR फॉर्म आपने इस्तेमाल करना होता है। देन FCR एक्ट के ऊपर क्या डोनेशन इंडियन नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRI। देखिए नॉन रेजिडेंट इंडियन, आप भारतीय सिटीजन हो, बाहर रह रहे हो हिंदुस्तान के बाहर, क्या उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि आप क्या नहीं हो, फॉरेन सोर्स नहीं हो, तो इसे नहीं मानते हैं। बस एक कंडीशन होती है कि आपसे आपको डोनेशन देंगे तो आपकी पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह जरूर आपसे ली जाएंगी। देन फॉरेन रेमिटेंसेज रिसीव किया फ्रॉम अ रिलेटिव, क्या इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं? तो देखिए हम सेक्शन 4 में एक्सेप्शन पढ़ के आते हैं कि भैया कोई टेंशन की बात नहीं है, आप रिलेटिव से ले सकते हैं। और रेड विद रूल नंबर 6 भी हम पढ़ते हैं, वहां ये पढ़ते हैं अगर 1 लाख से ज्यादा का आपने पैसा लिया है तो आपको क्या करना होता है, एक FC फॉर्म 1 भर के मोहा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर देना होता है। देन कहता है P1 एंड P2 दो व्यक्ति हैं, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है बिल्डिंग मटेरियल वगैरह से रिलेटेड। इनके कॉन्ट्रैक्ट नोट में एक क्लॉज था कि भाई साहब कि कोई झगड़ा हो गया तो हम आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। तो ठीक है, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो गया। तो दोनों ने कहता अलग से एक एग्रीमेंट भी बना दिया है और रजिस्टर भी करवा दिया है।
और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस डीलिंग दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, प्राइसिंग को लेके हो जाता है, राइट। P1 ने केस कर दिया है कोर्ट में और कोर्ट ने दूसरी पार्टी P2 को बुलाया है, लेकिन P2 ने कोर्ट में आने के बाद कहा साहब कोर्ट में तो आ ही नहीं सकते क्योंकि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि भैया यहां पे व्हाट व्यू जुडिशियल अथॉरिटी विल टेक। तो कोर्ट को सिंपल यही कहना है कि भाई साहब पहली बात तो आर्बिट्रेशन में है तो कोर्ट में आप आ ही नहीं सकते हो, इसलिए कोर्ट सिंपली पार्टीज को कहेगी आप अपना ओरिजिनल कॉपी जो भी एग्रीमेंट का हमारे सामने दे दीजिए। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो नेचुरल सी बात है हम आपको यहां से कहेंगे दफा हो जाओ भैया, जाओ कहां पे जाओ, आर्बिट्रेशन में जाओ। देन कहता है इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट देयर वाज नो मेंशन ऑन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स वेदर द पार्टीज कैन नाउ डिटरमिन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। देखिए इसमें भी हम सेक्शन 10 के अंदर पढ़ के आते हैं कि जहां तक नंबर ऑफ ऑडिटर्स है आर्बिट्रेटर्स है पार्टीज फ्री होती हैं जितना उसे डिसाइड करें। बस ध्यान रखें आप इवन नंबर में ना रखें क्योंकि उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी फिर आपको डिसीजन लेने में। सेबी के ऊपर अगला प्रश्न है, कहता है सेबी में एट प्रेजेंट एक चेयरमैन है, 2 मेंबर्स यूनियन मिनिस्ट्री से हैं, ये कॉम्पोजिशन की बात करें, 1 मेंबर आरबीआई से, 5 अदर मेंबर्स हैं, टोटल हम करेंगे तो 9 हो जाते हैं यहाँ पे। कहता है इसमें से आउट ऑफ द 5 अदर मेंबर्स 4 होल टाइम मेंबर्स हैं, मिस्टर ए एक होल टाइम मेंबर्स है, लेकिन वो साथ में समस्या क्या है वो एक कंपनी का डायरेक्टर भी है और उस कंपनी से रिलेटेड एक मैटर आया है सेबी के सामने जिसमें उसका इनडायरेक्ट पेक्यूनरी मॉनेटरी इंटरेस्ट है। मिस्टर ए ने डिक्लेयर किया है अपना फैक्ट ऑफ इंटरेस्ट एट द मीटिंग, लेकिन उसने डेलिब्रेशन डिस्कशन में डिसीजन में पार्टिसिपेट किया। क्या वो कर सकता? हम सारे जानते हैं वो नहीं कर सकता। कहता आउट ऑफ टोटल 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन सारे प्रेजेंट थे, 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड मिस्टर ए जिसका इशू है यहाँ पे बात करें हम, उसने इन फेवर देखिए अपना वोट दिया है। तो इस आदमी का वोट तो गलत हो गया, 8 हुए, 5 ने वोट दिया, ए वाला माइनस होना चाहिए 4, ये तो टाई हो गया। तो हम सारे जानते हैं चेयरमैन के पास टाई के केस में क्या होता है इक्वालिटी ऑफ वोट्स में, क्योंकि मेजोरिटी से डिसीजन लेना होता है, उसके पास एक कास्टिंग वोट होता है। तो आपसे पूछा गया क्या ये सही है या नहीं है। तो देखिए सेक्शन 7 में हम ये पढ़ते हैं कि मेजोरिटी वोट से जो प्रेजेंट है वो अपना वोट डालेंगे। और 7 यही कहता है अगर आपका किसी का इंटरेस्ट है, एक तो देखिए आपको डिस्क्लोजर देना होता है, साथ में आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेलिब्रेशन। तो इसलिए यहां मिस्टर ए को ये हक नहीं था, 8 मेंबर्स को ही डिसीजन लेना था। जैसे मैंने कहा चेयरमैन को सेकंड या कास्टिंग वोट होता है, तो इक्वालिटी के केस में ऑब्वियसली वो एक्सरसाइज कर सकते थे, राइट। अच्छा, क्वेश्चन में एक और हिस्सा लिखा है, विल योर आंसर बी डिफर इन केस मिस्टर ए होल टाइम ना होके पार्ट टाइम मेंबर होता है। इससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दैट डज नॉट मैटर, कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये लिखा है वेदर ही इज अ पार्ट टाइम मेंबर और होल टाइम मेंबर ही शैल नॉट टेक पार्ट। सेबी रेगुलेशंस के ऊपर अगला प्रश्न है, आप कंप्लायंस ऑफिसर हैं, कंपनी के लिस्टेड कंपनी है नेचुरल, तभी सेबी रेगुलेशन लगेंगी। तो आपसे यहां टाइम पीरियड पूछा गया है, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ है, टाइम पीरियड आपसे पूछा गया और कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कितना है, मोर देन 2% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। तो हम जानते हैं यहां पे आपको फाइलिंग करनी पड़ती है विद इन 10 डेज ऑफ कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग अगर एक्सीडिंग 2% हुआ है, और अगर प्रपोजल फॉर बायबैक है तो वहां टाइम पीरियड आपको 2 दिन का दिखना चाहिए, 2 दिन का आपने देना होता है। चेंज इन कंटेंट्स ऑफ लिस्टेड कंपनी वेबसाइट, ये भी देखिए 2 दिन ही होता है और ऑब्वियसली 2 वर्किंग डेज होता है। देन क्लोजर ऑफ ट्रांसफर बुक, तो इससे रिलेटेड हम कहते हैं 7 वर्किंग डेज। देन आपसे टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन है, टाइम लिमिट पूछा गया, सीआईआरपी का आईबीसी का क्वेश्चन है, तो आप सारे जानते हैं 180 डेज होता है। एक्सटेंशन 90 दिन का एनसीएलटी के द्वारा दिया जा सकता है अगर 66% सीओसी अप्रूव इसे करे। लेकिन प्रोविजन आने के बाद हम जानते हैं कि 330 दिन के अंदर अंदर आपको ये कार्रवाई कंप्लीट करनी है और 330 दिन के अंदर इंक्लूडिंग एक्सटेंशन भी आएगा और साथ में क्या आएगा, जो भी कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है उस सबको मिला के 330 दिन में आपने डिसीजन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनी लॉन्ड्रिंग का है, कहता है ए अपॉइंटेड अंडर पीएमएलए एक्ट है, इन्होंने एक ऑर्डर दिया अटैच करें प्रॉपर्टी कंपनी की कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, कंपनी इससे एग्रीव्ड है और वो आपसे रेमेडी के बारे में पूछ रही है। तो देखिए ए ने अटैच करी है तो आपके पास रेमेडी क्या है, अरे भैया नेचुरल सी बात है, आप अपीलेंट ट्राइब्यूनल के पास जाइए, उसके पास अपील कीजिए। सेक्शन 26 में आपके पास टाइम 45 दिन का होता है और ड्यू टू कुछ रीजंस हो जाए तो एक्सटेंशन वो आपको मिल सकता है वहां से, राइट। और एप्लेट ट्राइब्यूनल में भी हार जाते हैं तो सेक्शन 42 में आप हाई कोर्ट में कितने दिन के अंदर जा सकते हैं, 60 दिन। तो आपसे सिंपल रेमेडी पूछी गई थी, ये बता दीजिए आप। और दूसरी बात है, जब हम ट्राइब्यूनल की बात करते हैं तो सेक्शन 25 में आप जानते हो ट्राइब्यूनल कौन सा है, द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ
1976 ये ट्राइब्यूनल के पास आप अपील करेंगे। तो इसके साथ हमारे ये डिस्क्रिप्टिव कहें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहें, मॉक टेस्ट पेपर के इकोनॉमिक लॉस के यहाँ समाप्त होते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस। थैंक यू।